सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज के इस सत्र की हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं और आज अपने मध्य में डॉक्टर निर्मल गुप्ता जी इस सेशन में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता जी को मैं सभी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और एक बार जरा मैं आपको पहले उस पे ले लें जी। सभी से आग्रह है कि कृपया अपना जो है माइक्रोफोन म्यूट कर दें जी। अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट कर देंगे तो डॉक्टर साहब की आवाज हम लोग ठीक से सुन पाएंगे। तो डॉक्टर साहब आपका नमस्कार, यहाँ प्रणाम। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब के साथ में यहाँ पर अनेक गणमान्य व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं। सभी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, हम लोग जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है तब से हम लोग निरंतर इस प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं और पर्पज इसका यह है कि अधिक से अधिक लोगों तक कोरोना संबंधित जानकारी को पहुंचाया जाए, कैसे लोग बच सकते हैं इसके बारे में बताया जाए। और उसी के क्रम में आज अपना ये कार्यक्रम जो है ये 7वां कार्यक्रम है जिसमें कि आपका आना संभव हुआ है। इसके पूर्व में 6 कार्यक्रम और हो चुके हैं। तो क्योंकि आप पीजीआई संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं, वहाँ पे जो हृदय रोग का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसमें आप हेड हैं और एक ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम आपके साथ रूबरू हो पा रहे हैं और हम लोग जो है आपसे कुछ जान पाएंगे। हमारे मन में जो शंकाएं होंगी उनका समाधान हम लोग कर पाएंगे और कोरोना की महामारी में कैसे बचना है उसके बारे में जो आप टिप्स देंगे उसको हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि बचाव ही एकमात्र रास्ता है, ऐसा सभी लोग मानते हैं, कहते हैं। तो इस कार्यक्रम में हमारे दो सहयोगी भी हैं। आलोक जी शायद जुड़े हुए हैं। आलोक जी जुड़ गए हैं और प्रफुल्ल जी। आलोक जी, अगर आपका नेटवर्क अगर ठीक हो तो कार्यक्रम का संचालन कृपया करें आगे। आलोक जी। वैसे धन्यवाद बहुत बहुत। और सबसे पहले सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अपने डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं और जिनके माइक ऑफ नहीं है कृपया ऑफ कर लें। माइक ऑफ कर लें, आपकी बातचीत नहीं पड़ रही है। इस अवसर में जुड़े हुए सारे पार्टिसिपेंट से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें ताकि डॉक्टर साहब की आवाज अच्छे से आ सके और आप लोगों की बात पीछे की आवाजें किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। मैं सभी को यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ, कृपया जिसको बोलना होगा वो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। विश्व संवाद केंद्र के सबसे पहले लखनऊ के भाई राम कुमार जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझसे संपर्क करके मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके, सही बताऊं तो मुझे एक तरह से गौरवान्वित किया है। मैं ये जानता हूं कि लगभग पिछले 1.5 वर्ष की अवधि में हिंदुस्तान की सारी जनता, खास तौर पे आप सब विभिन्न प्रकल्पों और आयामों से जुड़े अनेक अनेक साथियों को इस विषय पर, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक। जी जी। काफी जानकारी हो चुकी है। उसका एक कारण है कि हमारे जैसे जैसे कोविड के मरीजों की ठीक होने की संख्या बढ़ रही है आबादी में, जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर जैसे डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल जी, डॉक्टर भट्ट साहब, शायद इन सब कार्यक्रमों में आकर आपका ज्ञानवर्धन कर चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ साथ
और उनसे संबंधित प्रश्नों के साथ साथ सोशल मीडिया पर अनेकानेक भ्रांतियों का दौर भी बड़े जोरों से चल रहा है। जिसे देखो वही वैज्ञानिक या डॉक्टर की भूमिका में अपनी सामाजिक भूमिका को निभाने पर उतारू हो गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हम सभी को जानना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जानकारी भी हो कि ये वैश्विक महामारी आज से लगभग 100 साल पहले यानी कि 1918 में हमारे विश्व में आई थी। इस दौरान लगभग 3 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि वर्तमान में जो पेंडेमिक आई है उसके बारे में हमारा वैश्विक अनुभव कम है, ऐसा नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ इससे बिल्कुल अनजान नहीं है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि हम सभी एक असामान्य दौर से गुजर रहे हैं, तथा इस बहस का भी कोई औचित्य नहीं कि कौन देश और कौन लोग अथवा संस्थाएं इस महामारी के लिए या आने वाली 2 लहरों के लिए जिम्मेदार हैं। महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है और आवश्यक भी है कि हम इससे सफलतापूर्वक कैसे निपटें। अब जहां तक महामारियों का प्रश्न उठता है या इस तरह की कोरोना वाली महामारी का प्रश्न उठता है, तो ये इससे पहले लगभग 5 बार आ चुकी है। तो इसलिए हमें सार्स वायरस की अच्छी खासी जानकारी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। मगर हुआ क्या है कि इस बार जो सार्स वायरस आया है ये एक अपने आप में एक विचित्र गुण लेकर आया है, और वो गुण है कि ये म्यूटेट बड़ी जल्दी कर रहा है। आपको शायद याद होगा कि 1957-58 लगभग 60 के दशक में और उसके बाद 70 में 2010 में और 2012 में यही सार्स वायरस, जिसे कहते हैं हम स्वाइन फ्लू, एवियन फ्लू, मंकी फ्लू, एबोला, ये सब सार्स वायरस के ही रूप थे। लेकिन उनमें म्यूटेशन की जो प्रक्रिया थी वो बहुत स्लो थी, और यही कारण है कि मनुष्यता ने उसके ऊपर अच्छा खासा और बड़ी तेजी से कंट्रोल किया। हम सभी जानते हैं कि कोरोना दिसंबर 2019 के अंत में आया। 11 मार्च को WHO ने इसको एक पेंडेमिक घोषित किया, और बहुत तेजी के साथ भारतवर्ष में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया। यदि वो लॉकडाउन वो ना घोषित करते, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हुई। देश के बहुत लोग ने उनकी शायद आलोचना भी की, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करते तो संभव था कि हमारे देश में पहली वेव जो आज दूसरी वेव कर रही है वही करती। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई? इतिहास गवाह है कि कोई भी पेंडेमिक एक लहर के बाद समाप्त नहीं होता। और मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि न केवल देश की जनता बल्कि सभी जिम्मेदार पक्षों ने पहली लहर की जीत के बाद अपने हथियार वापस म्यान में रख लिए और भूल गए कि कोरोना रूपी अदृश्य शत्रु अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। ये कोरोना वायरस एक इतना खतरनाक वायरस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ी तेजी से म्यूटेट करता है, और उस म्यूटेशन की वजह से हमारे देश में आज हर जगह कोहराम मचा हुआ है। एक निर्विवाद सत्य है जिसे हम सभी स्वास्थ्य कर्मी और वैज्ञानिक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बीमारी का सही इलाज तब तक संभव नहीं होता जब तक बीमारी की सही डायग्नोसिस न की जाए। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी इसी बात की ओर संकेत करते हुए कहा कि देश में बहुत से जिम्मेदार लोग और एजेंसियां सही वैज्ञानिक आंकड़े देश और प्रदेश के नेतृत्व के सामने लाने में असमर्थ रहे, और यदि लाया भी तो उसके अंदर थोड़ी देरी हो गई। अब यही
इनके कारणों के पीछे न जाते हुए हमको ये देखना है कि हम आज क्या कर सकते हैं और जहां गलतियां हुई हैं उनको हम कैसे सुधार सकते हैं आगे आने वाले समय में। एक बात तो मैं भी आपसे कहूंगा और शायद आपको भी समझ आता होगा कि किन्हीं अनजान कारणों से हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं या शीर्ष नेतृत्व है इसमें स्वास्थ्य वाले, वो अपने बयानों को बहुत तेजी से बदलते हैं। ये जो नित नए बदलते हुए बयान होते हैं, ये जनता के विश्वास और मनोबल दोनों पर ही बड़ा बहुत घातक आघात कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज देश की अप्रत्याशित विभीषिका और मौत के तांडव में एक मनोबल को कमजोर कर रहा है। हमारे पूजनीय सत्संग चालक जी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया कि सब कुछ होने के बावजूद, यदि आपको याद हो तो चीन की लड़ाई जो सन 60 के दशक में हुई थी, तो हमने उसको किस तरह से जीता। उस समय ना हमारे पास हथियार थे, ना कोई विश्व का कोई देश हमारे साथ था, तो हमने जीता भले ही ना हो, लेकिन हमने अपने देश को बचाने के लिए अपना मनोबल नहीं गिरने दिया। और यही मनोबल ना गिरने की वजह से आज हमारा देश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो पिछले 75 सालों में कोई सरकार ना कर सकी, वो कर पाई है। अब जो आज का विषय है वो है कि हम इस कोरोना के कारण जो मृत्युएं हो रही हैं, जैसे कि आज सवेरे ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि लगभग 250 के आसपास डॉक्टर इस लड़ाई में शहीद हुए। उनको मैं शहीद बोलूंगा क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसके अंदर सभी डॉक्टर, नर्सेस, टेक्नीशियंस, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, मीडिया कर्मचारी और जनता में बहुत सारे एनजीओज और अच्छे नागरिक जो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों की संख्या मुझे मालूम है, इसलिए बता सकता हूं कि लगभग 250 इस दूसरी वेव में शहीद हो गए। पहली वेव में लगभग 750 के आसपास शहीद हो गए और कल का दिन बहुत ही बुरा दिन था, जबकि 50 डॉक्टर एक ही दिन में इस देश में शहीद हुए। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि एक 24 साल का डॉक्टर जो गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली में काम कर रहा था, उसकी भी मृत्यु हुई। राम कुमार जी से चर्चा के दौरान इस बारे में भी चर्चा हुई थी कि हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, ये दो वजहों से अप्रत्याशित मृत्युएं हो रही हैं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना सबसे पहले फेफड़ों पे अपना असर दिखाता है, लेकिन दूसरी वेव में हम देख रहे हैं कि फेफड़ों पे इसका असर कम हो रहा है। उसका कारण ये है कि ये जो म्यूटेशन हुआ है इसके अंदर B1.167, ये एक पर्टिकुलर डबल म्यूटेशन है और ये म्यूटेशन की वजह से फेफड़ों के ऊपर उसका इतना असर नहीं हो रहा है, बल्कि वो शरीर के बाकी दूसरे हिस्सों पे बहुत असर कर रहा है। तो होता क्या है कि हम लोग हार्ट की सर्जरी करते समय भी इसको महसूस करते हैं। जब हम किसी मरीज को आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन के ऊपर सर्कुलेशन के लिए, दिल को रोकने के लिए आर्टिफिशियल सर्कुलेशन शुरू करते हैं, तो पूरा शरीर का खून प्रति मिनट लगभग 5 लीटर ब्लड प्रति मिनट उसकी मशीन के अंदर, जैसे कहते हैं मथनी से, जैसे हम दही मथते हैं उस तरह से मथ जाता है। और आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जब आप अपनी चिकोटी काट लेते हैं या एक छोटी सी आपको चुभती है, तो जो बहुत गोरे लोग होते हैं उनकी स्किन वहां पे लाल पड़ जाती है। इसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो छोटी सी नीडल से चुभने से जब वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, तो शरीर का खून जब 5 लीटर प्रति मिनट लगभग 5-6 घंटे तक
जब मथा जाता है तो शरीर की क्या हालत होती है, ठीक वैसी ही हालत इस कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के दौरान होती है। तो शुरू के जो 5 दिन आप सभी जानते हैं, जब बुखार आने का दौर होता है, उस समय ये वायरस आपकी शरीर की कोशिकाओं में बड़ी तेजी से अपने संख्या को बढ़ा रहा होता है। शायद आपको ये जानकारी ना हो, वायरस कोई जिंदा चीज नहीं है, बल्कि वो अधूरा जीवन है। यानी कि पूरा जीवन होने के लिए आरएनए या डीएनए के 2 स्ट्रैंड आवश्यक होते हैं, जबकि ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड हुआ है। अर्थात ये एक अपॉर्चुनिस्टिक, जिसे कहते हैं ना कि जो घात लगाए बैठा हो और देख रहा हो कि कब आपकी सावधानी हटी और वो आपके ऊपर अटैक करे। तो इसी आवाज नहीं आ रही क्या? किसी की आवाज आ रही है पीछे से बात करने की? आवाज आ रही है डॉक्टर साहब, थोड़ी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है जी, थोड़ी सी जी। अगर तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने प्रेफरेंसेस में इंटरनल माइक यूज करता हूँ। ठीक है, इतनी आवाज आ रही है जो पर्याप्त है, मतलब बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। अभी कैसी आवाज? ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको सुनने में जरा भी नहीं, अब तो बहुत अच्छी आ रही है इस समय। सर आवाज तो कम आ रही है, अगर थोड़ा बेटर हो सके तो इजी रहेगा। हम लोग को बहुत अटेंटिव होकर सुनना पड़ रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा अटेंटिव होकर ही सुनना चाहिए। चलिए, तो ये एक अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म नहीं कहना चाहिए, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक वायरस है। अब होता क्या है कि जब ये सेल के अंदर चला जाता है तो बड़ी तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है और उस दौरान हमें बुखार आता है। ये बुखार देखा जाए तो अच्छी बात है। अब ये बुखार अच्छी बात क्यों है? ये बुखार इसलिए अच्छी बात है कि माँ प्रकृति ने हमें ये एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया है कि जब भी हमारे शरीर पर कोई अटैक हो, चाहे वो वायरस का हो, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे वो फंगस का हो, हमें बुखार आएगा और उससे हमें ये समझ आएगा, वो एक दस्तक की तरह से है, जैसे दरवाजे पे कोई घंटी या दस्तक दे रहा। तो बुखार से हमें ये समझ आना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर लगता है कोई दुश्मन घुस गया है। लेकिन इस वायरस की वजह से जो वो बुखार है या उसकी प्रक्रिया है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। मतलब कि जैसा आज गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त तूफान आया हुआ है, वो इस तरह की बात है। वो सामान्य आंधी या तूफान आंधी नहीं है, हवा का बयार नहीं है, और वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा उथल पुथल और डैमेज करता है। उस साइटोकाइन स्टॉर्म से बचाने के लिए हम लोग स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन स्टेरॉइड के प्रयोग से पहले क्या होता है कि एक प्रोकोएगुलेंट स्टेट, अब इसको हिंदी में जरा ट्रांसलेट करना मुश्किल होगा तो मैं इसको समझा देता हूँ। होता क्या है? होता ये है कि शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं जो खून को बाहर शरीर से निकलने से रोकती हैं, वो क्लम्पिंग करना शुरू कर देती हैं, जिससे कि हमें जब चोट लगे तो हमारे शरीर से खून इतना ज़्यादा ना बहे कि हमारी मृत्यु हो जाए, मतलब थक्का बनाने। और इस प्रोकोएगुलेंट स्टेट से हमारा जीवन किसी भी चोट के दौरान बच जाता है। लेकिन जब ये वायरस इस चीज़ को शरीर के अंदर शुरू करता है तो क्या होता है कि खून शरीर के अंदर ही जमना शुरू हो जाता है, बजाय बाहर निकलने के दौरान जमने के। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इन तीनों की वजह से सडन डेथ होती है। इससे एडवांस स्टेट में क्या होता है कि जब खून का क्लॉटिंग होता है तो वो प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है कि जहाँ पे अब क्लॉटिंग में वो सारे पदार्थ यूज हो गए, तो फिर उसकी दूसरी स्टेज आती है जहाँ पे कि वो अचानक से ब्लीडिंग पैदा करती है।
कल मेरे मित्र एक हैं, उनकी कल आरसीएच के अंदर अचानक से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो गई। उनको भी शायद इसी अवस्था से गुजरना पड़ा। वो मात्र 48 साल के थे। और जिस बच्चे की बात मैं कर रहा था 24 साल के डॉक्टर दिल्ली में, वो भी सेरेब्रल हेमरेज से मरा, क्योंकि जब टेस्ट का डायग्नोसिस आया उसके 2 घंटे के अंदर उसके दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो गया। तो ये 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से सडन डेथ्स हो रही हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि मरीज ठीक होके घर आ गया और उसने अपनी दवाइयों में लापरवाही बरती और घर में आके उसे हार्ट अटैक हो गया। लेकिन एक और बात ध्यान करने वाली है, वो ये है कि कोविड मुझे भी हुआ था और मैं 10 दिन बाद ठीक होकर घर आ गया था और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हुई नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये सडन डेथ वाली प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो वहाँ आती है जहाँ पे कि आपकी धमनियाँ जो हैं उनमें ऑलरेडी पहले से थक्के बने हुए हों, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स बने हुए हों। यानी कि आपको पता नहीं है कि आपके अंदर शरीर में धमनियों में रुकावट है किन्हीं भी कारणों से, लेकिन वो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्लाक बने हुए हैं। जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे ये प्रोकोएगुलेंट स्टेट में जब थ्रोम्बोसिस होता है तो वो लोग सडन हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक या पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस से अधिक जल्दी प्रभावित होते हैं। तो मैसेज ये है कि वो लोग जिनकी लाइफ स्टाइल या तो ठीक नहीं है या तो भोजन, जैसे हम स्वस्थ जीवन शैली बोलते हैं। मैं आरोग्य भारती में काम करता हूँ और हम लोगों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ही नहीं बल्कि मूल मंत्र है कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया जाए। उसका कारण क्या है कि जो लोग स्वस्थ जीवन शैली से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब शरीर, मन और आत्मा से सही चलते हैं, उन लोगों के अंदर इस तरह की बीमारी छिपी नहीं होती है। और जब वो बीमारी अंदर छिपी हुई अवस्था में नहीं होती है तो कोविड जैसी बीमारी से उनकी मृत्यु होने की दर या संभावना बहुत कम हो जाती है। तो मेरा आपसे आग्रह यही होगा कि जहाँ तक हो सके नेचुरल भोजन करें। नेचुरल मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप पत्ते खाना शुरू कर दें। जहाँ तक हो सके प्राकृतिक रूप में अपना भोजन लें। कम से कम 30 मिनट रोजाना व्यायाम करें और जहाँ तक हो सके 1 घंटा कर सके तो बहुत ही अच्छा है। मैं स्वयं लगभग 1 घंटा रोजाना करता हूँ, जिसमें कि करीब 20 मिनट योगासन, आधा घंटा प्राणायाम और मेडिटेशन, और उसके बाद मैं करीब 10 किलोमीटर चलता हूँ, 5-5 किलोमीटर सुबह शाम। तो उसका कारण ये है, उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी रिकवरी बड़ी फास्ट हुई। सभी से मेरा आग्रह होगा कि वो सभी यदि एकदम से ये सब ना कर सकें तो धीरे धीरे अपने जीवन में इसको लाएं। इसके जो जैसे बोलते हैं ना कि जो दूसरे परिणाम आपको नज़र आने वाले हैं वो ये कि आपके परिवार में जो बच्चे हैं वो भी आपकी शैली को ही अपनाएंगे और आगे आने वाले समय में वे भी स्वस्थ रहेंगे। मैं देख सकता हूँ अपने अनुभव से कि आगे आने वाले समय में वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगस हमारे विश्व भर में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनने वाले हैं। और यदि हमें उनसे जीतना है, यदि हमें अपने परिवारों को सुखी और समृद्ध बनाए रखना है, तो हमें स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना ही होगा। इसके बारे में कोई दुविधा या कोई भी किसी भी किस्म की शंका किसी व्यक्ति के मन में नहीं होनी चाहिए। और राम कुमार जी से पूछता हूँ कि इतना बहुत है या कुछ और भी बोलूं? डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत ही सरल शब्दों में इस बीमारी को समझाया है और समझ डेवलप करना ही इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य है। जैसा आपने भी
इंगित किया कि भविष्य में और भी ऐसे वायरस, बैक्टीरिया और तमाम समस्याएं आएंगी और स्वस्थ जीवन शैली से हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी बहुत लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका तो हम लोग एक एक करके रखेंगे, लेकिन जैसे कुछ 1-2 प्रश्न मेरे मन में भी हैं, वो पहले मैं रख दूं। जैसे सुनने में आ रहा है कि अचानक कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ और वो वहां से ठीक होके घर वापस आ गया, या घर में भी था तो ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद पता चलता है कि कुछ दिनों के बाद अचानक कोई समस्या हुई और उसके साथ दुर्घटना घट गई। तो ऐसे में जितने लोग भी संक्रमित हैं, ये सभी हम लोग, मैं भी संक्रमित रहा, मुझे लगता है इसमें जो लोग जुड़े हैं अधिकांश तो उनके साथ भी ऐसी कोई घटना रही होगी। तो आखिर इससे बचने का हमारा तरीका क्या है? हम कैसे जाने कि जो आपने बात बताया कि हमारी धमनियों के भीतर ब्लड जम रहा है, हम कैसे पता करें कि अभी हम स्वस्थ हुए हैं या उसका प्रभाव हमारे ऊपर अभी तक है? इसकी थोड़े मार्गदर्शन करें। एक टेस्ट होता है जी, है ना, ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें कि हम ये देख सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर फेरेटिन और इन्फ्लेमेशन और तीसरा डी डाइमर, ये तीनों का क्या लेवल है जी। यदि ये लेवल बढ़े हुए हैं तो जिन लोगों को भी किसी डॉक्टर ने कोरोना संक्रमण के बाद इलाज किया है तो उन्होंने डिस्चार्ज के दौरान आपको ये ज़रूर बताया होगा कि एक एस्पिरिन की गोली लेना चाहिए। एक और भी दवा है मगर वो काफ़ी महंगी है, करीब 100-150 रुपये पर डे का खर्चा उसमें आता है, जैसे हम नोवल एंटीकोएगुलेट ड्रग्स बोलते हैं, तो उनकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि हमें है। लेकिन हाँ, यदि मान लीजिए आपको कोई ब्लीडिंग से संबंधित समस्या शरीर में नहीं है, गैस्ट्रिक अल्सर नहीं है, तो एक एस्पिरिन की गोली नाश्ता करने या डिनर के बाद लेने में कोई बुराई नहीं है, कम से कम 2 से लेके 3-4 हफ्ते तक। ये मैं स्वयं भी कर रहा हूँ। सबसे बड़ी अच्छाई ये है इस छोटी सी गोली में कि ये खून को जमने से रोकती है। लेकिन मैं फिर से बताता हूँ कि ये वही लोग लें जिनको गैस्ट्रिक अल्सर नहीं है, जिनको डिस्प्रिन से एलर्जी नहीं है, और जो लोग किसी ब्लीडिंग संबंधित समस्या से ग्रसित नहीं है। यदि ऐसा है तो वो अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, अपने टेस्ट करा सकते हैं, और वो उनको दूसरी दवाइयाँ या इंजेक्शन्स देके, जो कि महंगे हैं लेकिन इनसे उनका इलाज करवा सकते हैं। जहाँ तक समस्या, मैंने जो पहले भी चर्चा में बोला कि हम सभी को ये ध्यान रखना होगा कि बीमारी एक दिन में पैदा नहीं होती। मसलन कि मेरे पास करीब मैं 17-18 हज़ार हार्ट के ऑपरेशन कर चुका हूँ जब से मैं डॉक्टर बना हूँ, और हर बार मैंने ये देखा है। मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो, बीच में आ रही है डॉक्टर, आ रही है। हो सकता है किसी एक को ना आए, जिसको ना आ रहा हो अपने को म्यूट अनम्यूट कर ले। तो आ रही है। 99.99% भारतवासी तब आते हैं जब सर फूट जाता है और कहते हैं डॉक्टर साहब ब्लीडिंग हो रहा है। अब बीमारी ऐसे नहीं है। बीमारी, आपको बता दूं, अन्वेषणों से हमें मालूम है कि ये बीमारी शुरू बचपन से होती है। मसलन हम लोगों में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिनमें बीमारी की कोई स्टेज हमारे शरीर के अंदर ना हो, लेकिन किसके अंदर वो प्रभाव दिखाएगी, किसमें नहीं दिखाएगी, किसमें कम दिखाएगी, किसमें ज़्यादा दिखाएगी, वो मैंने आपको बताया था। जो लोग स्वस्थ जीवन शैली अपने बचपन से अपने जीवन में उतार लेंगे, उन लोगों के अंदर ये प्रभाव दिखाने में असमर्थ रहती है। मैं बचपन से, मेरे पिताजी जो अभी स्वर्गवासी हुए कुछ ही समय पहले, उन्होंने हमें जीवन में एक चीज़ सिखाई कि अच्छी आदतें डालने में कठिनाई अवश्य होती है,
लेकिन वो अच्छी आदतें ही होती हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सुदृढ़ बनाती हैं जीवन में। और इसलिए कठिनाइयों के साथ भी अच्छी आदतें अपने जीवन में जरूर अपनाओ, और उनको देखकर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको फॉलो करेंगे और उनका जीवन भी सुखी और समृद्ध होगा। तो जितने भी मैं जो देखता हूँ वो ये है कि जब मैं आया था इंग्लैंड से भारत, तब जो मरीजों की जो उम्र होती थी, जो उनको मैं ऑपरेशन करता था, उनकी आयु लगभग एवरेज 60 के आसपास होती थी। आज वो आयु घट के 35 और 40 के बीच में आ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारे देश के अंदर बहुत तेजी से हमारी जीने की शैली बहुत खराब हो गई है। हम जरा भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, 90% लोग नहीं करते हैं इस देश में, और खाने में फास्ट फूड या गलत चीज़ें खाते हैं। उनको स्वाद ज़्यादा भाता है, उनको जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों से डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि स्वाद तात्कालिक आनंद पैदा करता है। इसी तरह से कोई भी बहुत कम लोग योग और मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाते हैं, और जो लोग अपनाते हैं वो भी रेगुलर नहीं रह पाते हैं किन्हीं कारणों से। मैं जानता हूं कि जीवन इतना आसान नहीं है आज की प्रतिस्पर्धा में, मगर यदि हम अपनी जीवन को ही यदि सुरक्षित नहीं रख पाए तो ऐसी प्रतिस्पर्धा का क्या फायदा? हम प्रतिस्पर्धा नहीं जीत सकते यदि हम जीवित ही नहीं होंगे या हम स्वस्थ नहीं होंगे। और ये भी आप जानते हैं और सभी जानते हैं कि आजकल किसी परिवार में यदि कमाने वाला व्यक्ति, जवान व्यक्ति, जिसके ऊपर 5-6 लोगों का भार होता है, यदि वो बीमार पड़ जाए या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। एक आंकड़ा बताता हूँ, भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत लगभग 5 करोड़ लोग हर वर्ष गरीबी की रेखा से ऊपर आते हैं, लेकिन मात्र बीमारियों और दुर्घटनाओं की वजह से 6 करोड़ लोग हर वर्ष गरीबी की रेखा से नीचे जाते हैं। अब सोचिए कि कितना भी कोई भी सरकार उपक्रम कर ले, मेहनत कर ले, मदद कर ले, लेकिन गरीबी तो हर साल 1 करोड़ बढ़ रहे हैं इस देश में, और जनसंख्या भी नहीं रुक रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ऊपर से कोविड की महामारी आ गई है, जिसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो सोचिए कि हम लोग यदि बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन शैली को नहीं अपनाएंगे तो देश का भविष्य क्या होने वाला है। तो आवश्यक ये है कि लगभग 35 वर्ष की उम्र के बाद 2 चीज़ें जरूर करें। स्वस्थ जीवन शैली तो अपनाएं, साथ में अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज और एक TMT टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट। और यदि वो नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम 200-300 मीटर दौड़ लें, या बिल्डिंग में रहते हैं तो 5-6 मंजिल चढ़ के जाएं। और यदि आप आसानी से ये काम कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपको दिल की तो कोई बीमारी है ही नहीं। मैं सुनील जी जानते हैं कि मैं लगभग 100 मंजिल प्रतिदिन PGI में चढ़ता था, और कभी भी 9वीं मंजिल तक भी आसानी से दौड़ता हुआ अपने साथियों के साथ जाया करता था। हरमेश भाई साहब यदि जुड़े हों तो वो बताएंगे आपको। तो मेरा कहना ये है, वो इसलिए नहीं कि मैं कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा था, वो सिर्फ इसलिए कि मैं ये चेक करता रहता था कि मैं स्वस्थ हूँ या नहीं। यदि स्वस्थ नहीं हूँ तो तुरंत इलाज कराने के लिए तत्पर रहूँ। तो ये है आपकी सवाल का जवाब। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने बताया कि जो आपने जो 3 टेस्ट बताए, आज की वास्तविकता ये है कि बहुत सारे लोग होम क्वारंटाइन में हैं। इलाज अस्पतालों के माध्यम से कम ही लोगों का इलाज हो रहा है, लेकिन जो लोग घर में हैं, एक तो ठीक है, वो बहुत ज्यादा उनको समस्या नहीं रहती है, वो ठीक हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको थोड़ी घर पे भी समस्या होती है, उनको ऑक्सीजन भी लगाना पड़ता है, स्टेरॉइड भी देना पड़ता है, घर पे दिया जा रहा है क्योंकि उनको अस्पताल में कहीं जगह नहीं मिल पाई। तो ऐसे लोगों के लिए, और वो ज्यादा वो किसी चिकित्सक के संपर्क में भी नहीं है,
क्योंकि उन्होंने तो जिस प्रकार से सभी चिकित्सक बन गए हैं और सभी लोगों को पता है कि ये दवाइयां लेने से ठीक हो जाएगा, तो ऐसी दवाइयां लेकर सब लोग ठीक हो जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे और कब हम लोग इस टेस्ट को कराएं और कैसे हम जाने कि जो टेस्ट हुआ है हम उसमें ठीक है कि ठीक नहीं है। हालांकि ये काम चिकित्सक का है, लेकिन क्या कोई ऐसा टिप्स हो सकता है कि घर बैठे भी हम लोग इसको टेस्ट करा के और जान सकें? आपका जो प्रश्न था वो कोरोना काल से संबंधित नहीं था, इसलिए मैंने प्रिवेंशन के आधार पर उसका जवाब दिया था। लेकिन अब आपने उसी प्रश्न को दूसरी तरीके से कोरोना काल से संबंधित जोड़ दिया, तो मैं अब आपको उसके विषय में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यदि मान लीजिए आप प्राणायाम करते हैं, खासतौर पे कपालभाति या भस्त्रिका, तो उस दौरान आप शरीर पे एक स्ट्रेस डाल रहे होते हैं, और उस स्ट्रेस के दौरान यदि आपको कोई तकलीफ नहीं होती है 5 मिनट में, तो आप ये मान सकते हैं कि आपको दिल की बीमारी की संभावना बहुत कम है, और यदि है भी तो वो इतनी माइल्ड है कि अभी आपको उसके विषय में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये आप काम कर सकते हैं। बेसिकली हमारे को अपनी बॉडी पर एक स्ट्रेस डालना है। और ऐसा है कि यदि मान लीजिए आप कोरोना काल में अपने घर पर ही सीमित हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घरों की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं। यदि आप एक मंजिल के घर में भी रहते हैं तो भी आप 4-5 बार पूरी एक मंजिल पे चढ़ के देख सकते हैं। तो वो एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए परेशानी की तो कोई वजह नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, जुगाड़ वाली बात है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन यदि जरा सी भी समस्या होती है तो मैं हर एक व्यक्ति से आग्रह करता हूं कि यदि समस्या नहीं भी होती है तो हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसे हम गोल्डन आवर फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम कहते हैं। मैं हर एक व्यक्ति से आग्रह करता हूं कि वो अपने पर्स में, अपने पास, अपनी जेब में एक एस्पिरिन की गोली हमेशा रखे, और स्वयं के लिए ही नहीं, यदि वो कहीं देखे कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है या किसी को दिल में समस्या पैदा हो रही है, तो उस एस्पिरिन की गोली को वो तुरंत पानी में खोल के या वैसे ही उनको खिला दे, चबा के वो खा ले। इस एस्पिरिन की गोली का प्रभाव बहुत तेजी से होता है, और 15 मिनट के अंदर वो व्यक्ति अपने हृदय की धमनी में रुकने वाले ब्लड को घुलवा के कम से कम इस लायक हो सकता है कि वो अस्पताल तक सुरक्षित हालत में डॉक्टरों के पास तक पहुंच सके। आपने अपने प्रश्न में एक स्टेरॉइड से संबंधित बात की, जो कि लोग अपने घरों पे लेके खा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन यदि हमारे साथ कोई ऐसे जुड़े हों, शायद यदि वाशनी जी जुड़े हों, तो वो आयुष मंत्रालय की एक बहुत अच्छी बड़ी पावरफुल कमेटी में सदस्य हैं। मैं चाहूँगा कि वो मेरे इस अनुरोध को ऊपर तक पहुँचाएं कि इस देश के अंदर कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेरॉइड का भयानक दुरुपयोग गांवों में हमेशा से होता रहा है और शहरों में इस कोविड काल के दौरान हो रहा है। सभी जानते हैं कि स्टेरॉइड वंडर ड्रग है, लेकिन ये एक ऐसी तलवार है जो कि सिर्फ और सिर्फ योद्धा के हाथ में ही आपकी रक्षा कर सकती है। यदि हर व्यक्ति तलवार लेके घूमेगा तो आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर गन कल्चर की वजह से कितनी मृत्युएं होती हैं। वही बंदूक यदि हमारे सुरक्षा कर्मियों के पास होती है तो हमारे देश के हर नागरिक की सुरक्षा कर सकती है। तो समस्या एक बहुत बड़ी है, और इसको हम आगे चल के देखने वाले हैं कि स्टेरॉइड का इतना भयानक दुरुपयोग इस देश में हुआ है कि कल तक ऑफिशियल आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3000 केसेस म्यूकोरमाइकोसिस के इस देश के अंदर डॉक्टरों के पास आ चुके हैं। ये बता दूं कि मैं जब म्यूकोरमाइकोसिस का ऑपरेशन करता हूं, कभी कभी आते हैं, तब मुझे खुद डर लगता है। क्यों? क्योंकि लगभग 50 से लेके 85% मरीज इसमें से नहीं बचाए जा सकते, चाहे कोई कुछ भी कर ले।
इसकी डायग्नोसिस यदि 24 से 48 घंटे के अंदर नहीं होती है और बहुत महंगा ट्रीटमेंट एम्फोटेरिसिन बी के द्वारा नहीं किया जाता है तो मृत्यु दर बहुत अधिक है। और जो 15% 20% लोग बच भी जाते हैं वो इतने ज़्यादा डिसफिगर हो जाते हैं कि उनका जीना ही उनके लिए एक अभिशाप बन जाता है। तो स्टेरॉइड का दुरुपयोग या स्टेरॉइड अपनी मर्जी से कोई भी ना ले, और यदि कोई ले भी रहा है तो उन्हें बताएं कि वो डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें कि उसको किस तरह से उसकी मात्रा को संयमित तौर पे कितने दिन तक लेना है, इसको समझें। क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस केवल उन्हीं लोगों में होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, और स्टेरॉइड का सबसे बड़ा काम यही होता है। आलोक जी, जी हाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं। आलोक जी कुछ और भी प्रश्न डॉक्टर साहब, हाँ कुछ और भी प्रश्न रख लीजिए डॉक्टर साहब के सामने जो रखने हैं। जी। अपने कुछ लोगों ने हाथ उठाए हैं, मैं उनसे पहले आग्रह करूंगा कि वो प्रश्न पूछ लें। सबसे पहले बबन प्रसाद शुक्ला जी, आपने हाथ उठाया हुआ है, कृपया माइक को अनम्यूट करके अपना प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछिए। डॉक्टर साहब राधे राधे। डॉक्टर साहब नमस्कार। अच्छा मैं 2 प्रश्न मेरे दिमाग में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो स्टेरॉइड से जो ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम आजकल आ रही है, जो दिखाया जा रहा है वीडियो, तमाम वीडियो इस तरह के आ रहे हैं, क्या ये हार्मफुल है या यूजफुल तो है ही लेकिन हार्मफुल भी है तरह से? और दूसरा प्रश्न ये है कि नारियल पानी को बताया जा रहा है कि नारियल पानी पीजिए, तो नारियल पानी पी के क्या हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं कोरोना को? 2 प्रश्न मेरे हैं, क्योंकि नारियल पानी इस समय इतना महंगे हो गए हैं कि आम आदमी खरीद ही नहीं सकता है। जी आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो फंगस है और स्टेरॉइड है, इन दोनों का संबंध तो मैंने अच्छे से बता ही दिया। स्टेरॉइड, मैंने एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि स्टेरॉइड एक दोधारी तलवार है, और ये सिर्फ उसी को हाथ में अच्छी है, उसी के हाथ में अच्छी है जिसको कि उसके गुण और दुर्गुण दोनों के बारे में पूरी जानकारी। इसलिए सामान्य व्यक्ति के लिए स्टेरॉइड को लेना पूरी तरह से वर्जित है और होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नारियल पानी के जो आपने बात कही, तो नारियल पानी बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसका कारण ये है कि नारियल पानी का और ब्लड का जो संबंध है वो इतना घनिष्ठ है कि लड़ाई के दौरान या जब कभी ऐसी अवस्था होती है कि जहाँ पे ब्लड अवेलेबल नहीं होता, वहाँ हमारी किताबों में लिखा है, हालांकि मैंने कभी उसका ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी अपने जीवन में, कि नारियल पानी स्टेराइल तरीके से किसी भी मरीज को डायरेक्ट वेन में ब्लड की तरह से या प्लाज्मा की तरह से दिया जा सकता है। वो इतना कहना चाहिए कि बहुत ही गुणी पदार्थ है जो प्रकृति ने हमें दिया है। लेकिन इस कोविड के ट्रीटमेंट में नारियल पानी का क्या वो है उपयोग हो सकता है, उस विषय में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। डॉक्टर साहब इसके साथ बहुत लोगों का अपना मत है कि केला खाएं, उससे ज़्यादा बेटर है नारियल पानी की बजाय। केला लें तो ज़्यादा फायदेमंद है, केला सस्ता भी है। तो क्या ओपिनियन आपकी होती है? प्रकृति के अंदर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको कि प्राकृतिक तौर पे यदि आप लेते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो अवश्य लीजिए केला, यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ज्ञान सिंह जी, आपका हाथ उठा हुआ है, आप अपना सवाल माइक अनम्यूट करके कृपया पूछें। ज्ञान। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह बोल रहा हूँ। मैंने 12 तारीख को कोविशील्ड की फर्स्ट वैक्सीन डोज ली थी, ठीक है, और मुझे 16 तारीख की रात में फीवर आ गया है। मैं 16 और 17 को मैं 650 mg पैरासिटामोल ले रहा हूँ,
कभी फीवर उतर रहा है, कभी कभार नहीं भी उतरता है, तो क्या मुझे एंटीजन या आरटीपीसीआर कराना चाहिए या वेट करना चाहिए? आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जब भी आप कोई वैक्सीन लेते हैं तो माइल्ड फीवर, फिर किसी का, ये बच्चे पीछे से कुछ शोर मचा रहे हैं किसी के घर में। कृपया माइक म्यूट कर दें, सभी से आग्रह है, माइक म्यूट कर दें कृपया, और प्रश्न पूछने के बाद अपना माइक म्यूट कर दें आप। त्रिभुवन जी भाई साहब, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो हेलो जी 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 डॉक्टर साहब। हाँ, थैंक यू। तो वैक्सीन जब भी लगता है तो उसका, चूंकि वैक्सीन क्या है ये समझा देता हूं तो आपको उसका सवाल का जवाब अच्छे से समझने में आसानी हो जाएगी। वैक्सीन एक्चुअली में कोरोना का जो शेल होता है उसके ऊपर जो प्रोटीन है उसका एटीन्यूएटेड फॉर्म है। तो ये त्रिभुवन जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है? निर्मल नहीं डॉक्टर साहब, तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। त्रिभुवन जी भाई साहब, आप माइक म्यूट कर दें कृपया, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। तो यदि बुखार आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीन आपके शरीर में काम कर रही है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और जो आप पैरासीटामोल ले रहे हैं उसको लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बुखार आना कोई परेशानी का बायस नहीं है। आप निश्चिंत रहें कि यदि आपने वैक्सीन लगवाया है और हल्का फुल्का बुखार यदि आपको आ रहा है तो उसे आने दीजिए, 3-4-5 दिन में वो चला जाएगा। हाँ, आपने एक प्रश्न और भी किया इसके साथ में कि क्या कोविड लगाने, वैक्सीन लगाने के बाद क्या आपको आरटीपीसीआर कराना चाहिए। तो ये जान लें कि लगभग 4-6 हफ्ता लगता है वैक्सीन लगाने के बाद आपके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए, और इस दौरान आप एक सामान्य व्यक्ति के बराबर ही कोविड के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं, आपको हो सकता है। तो यदि आपको बुखार बढ़ रहा है और आपको परेशानी या मन में चिंता है तो आरटीपीसीआर कराने में कोई हर्जा नहीं है, और आपके डॉक्टर इस बात को अच्छे तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं दूसरे टेस्टों के माध्यम से भी कि क्या आपको कोविड है अथवा ये वैक्सीन का ही आपका सामान्य प्रभाव आपके शरीर पर है जो कि आपके लिए गुणकारी है। तो मन में यदि सब शंका है तो उस शंका को दूर करने में कोई हर्जा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला सवाल मनोज पांडे जी, आपको पूछो। मनोज पांडे जी, माइक अनम्यूट करके। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ, वासुदेव नगर से नगर कारवा। भाई साहब, मेरे अभी मैं कोविड से पॉजिटिव था, उस पर अब तो खैर स्वस्थ हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम अक्सर रहती है जो हार्ट के पास मेरे सीने में दर्द होता है और जस्ट उसी के पीछे भी फेफड़े में। और जो आपने सीढ़ी चढ़ने वाली बात बताई, तो मैं 2nd फ्लोर चढ़ता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। तो क्या हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है? मैं माफ़ी चाहता हूँ कि यदि मेरी बात का इंटरप्रिटेशन आपने ये किया कि कोविड ठीक होने के बाद आपको 6 मंजिलें चढ़नी है या बस 10 मंजिलें चढ़नी है, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं था। वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए मैं कह रहा था, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की एक प्रक्रिया का एक हिस्सा बता रहा था। अभी चूंकि आप कोविड से उभर रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपनी इस चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। पहले आप आधा किलोमीटर ही चलें, जब आप उसके अभ्यस्त हो जाएं और आपको कोई परेशानी ना हो तो फिर धीरे धीरे उसको 1 किलोमीटर करें, और धीरे धीरे अपने व्यायाम या अपनी एक्सरसाइज की क्षमता को बढ़ाएं। इस समय परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समय लगेगा, 4 से 6 हफ्ते, 8 हफ्ते भी लग सकते हैं, किसी किसी को 6-6 महीना भी लग रहा है। उनको मसल में पेन होता है, उनके बॉडी में एक होता है, उनके पीठ में दर्द होता है, किसी किसी को भूलने की शिकायत आ रही है, किसी किसी को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, और हार्ट के आगे पीछे भी किसी किसी को समस्या आ रही है। तो परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपकी बीमारी से उबरने के बाद कुछ समय तक ऐसा हो सकता है। मगर आपको यदि मान लीजिए ये समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है और कम नहीं हो रही है तो अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एग्जामिनेशन कराना चाहिए, एक चेस्ट एक्सरे या ईसीजी करा के या वो आपको सही सलाह देंगे। मैं जानता हूं कि इस समय अस्पताल नॉर्मल तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंड नज़र आ रहा है
मुझे लगता है कि जून के मध्य तक हमारे अस्पताल एक नॉर्मल तरीके से फिर से चालू होना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई, ये मतलब कोविड से पहले मुझे ये दिक्कत होती रहती थी कि हाँ, तो ये दर्द मतलब। हाँ, यदि उस समय भी ऐसा होता था तो आप जैसे ही ये ठीक हो जाएं तो ज़रूर अपनी TMT टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ समस्या हो, और यदि नहीं होगी बहुत अच्छी बात है, कम से कम शंका का निराकरण जरूर हो जाएगा। जी धन्यवाद सर। श्रीमती संगीता शुक्ला जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम ये पूछ रहे हैं कि कोविड से जल्दी सुधार करने के लिए लोग हाई प्रोटीन डाइट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जैसे हम घर में अंकुरित चना और दाल सब डालते हैं वो सफिशिएंट है, या जो बाजार में हाई प्रोटीन डाइट के पाउडर मिल रहे हैं उनको लेना कहाँ तक उपयोगी रहता है और लेना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न कर रहे हैं। आप जो मैंने बताया था शुरू में कि जितना प्राकृतिक भोजन लेंगे उतना ही आप बहुत अच्छा है। तो आप जो अंकुरित चना या अंकुरित दालें या अंकुरित दूसरी चीज़ें भी हैं, यदि वो ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। किसी भी आर्टिफिशियल पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता हो तो आप घर में अपने दूध से जो लाते हैं उससे पनीर बना सकते हैं, दही घर में जमा सकते हैं। ये दूध की हर चीज़ में प्रोटीन होता है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप अंकुरित चना या अंकुरित अनाज अपने घर में रेगुलरली यदि लेंगे तो आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा आसानी से पहुंच सकेगी। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। अदम्य जी अपना प्रश्न पूछें। आलोक जी से। जी डॉक्टर जी राम है साहब। आलोक जी, चूंकि एक इसके पश्चात एक और दूसरा कार्यक्रम है आरोग्य भारती के द्वारा ऑनलाइन ही आयोजित हो रहा है। अच्छा। भी डॉक्टर साहब को पार्टिसिपेट करना है, जिसमें कि ब्लैक फंगस, जो कि आजकल बहुत हम लोग कॉमन टर्म सुन रहे हैं, उसमें डॉक्टर साहब को पार्टिसिपेट भी करना है। तो जरा समय का भी ध्यान रखेंगे और शीघ्रता पूर्वक कुछ लोगों के प्रश्न लेकर और फिर सेशन को समाप्त करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि डॉक्टर साहब का जो समय है वो उपयोग किया जा सके बेहतर तरीके से। राम कुमार जी, भाई साहब 1 मिनट, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ राम कुमार जी। हाँ भाई साहब बोलिए आप। मैं ये कह रहा था कि ये कार्यक्रम समापन से पूर्व मेरा एक कोई प्रश्न नहीं है, एक सुझाव है कि आज अपने जाने माने चिकित्सक डॉक्टर के अग्रवाल जिनका निधन हुआ है जी, वो 2 मिनट का डॉक्टर साहब के माध्यम से ही थोड़ा श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी यहीं कर लेंगे तो उत्तम रहेगा। ठीक भाई, बहुत अच्छा। हाँ, डॉक्टर साहब को नमस्कार। मैं राजमणि तिवारी बोल रहा हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि मैं 10 किलोमीटर वॉक कर लेता हूँ और 100 फ्लोर्स अप डाउन कर लेता हूँ, तो ये तो सुन के ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अविश्वसनीय सा लग रहा है सर। जैसे चूंकि हम लोग तो बहुत एक्सरसाइज करते नहीं है, और अगर ऐसा है सर तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए कि आप इतना कर रहे हैं वो भी। और सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरी एज करीब 47 ईयर्स है। वैसे मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता हूँ डेली, ओकेजनली कभी एक्सरसाइज करता हूँ, और लेकिन कभी मैं जैसे दौड़ता हूँ तो 300-400 मीटर के बाद मेरे सीने में थोड़ा सा पेन होता है। तो सर क्या ये रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से होता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है इसलिए होता है? और क्या मुझे फिर, जैसे मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और अधिक दौड़ने की, तो मुझे टेस्ट करा के ही ये सब करना चाहिए या फिर इसको इंक्रीज करना चाहिए? यदि आपको समस्या हो रही है तो आपको अभी दौड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत यंग लोगों में ऐसा हो रहा है। मेरी उम्र तो आपसे करीब 13-14 साल ज़्यादा है, लेकिन ये बता दूं कि 100 मंजिलें चढ़ना एक दिन में नहीं हुआ है संभव। जैसे एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो धीरे धीरे हर चीज़ को करना होता है। एक दिन में हार्ट सर्जन भी नहीं बना जाता है, उसको बनने में लगभग 15 साल लगते हैं। तो धीरे धीरे आप करेंगे। यदि आप स्वस्थ हैं, एकदम से नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर सकता है। हालांकि अब मैं 100 मंजिलें नहीं चढ़ता हूँ। अब मैं इसलिए नहीं चढ़ता हूँ क्योंकि मैं अब PGI कैंपस में नहीं रहता हूँ। जब PGI कैंपस में रहता था तो ये काम करता था।
अब मैं सिर्फ अपने बिल्डिंग में जो कि 12 मंजिल की है उसी में 1 या 2 बार यानी 12 से लेकर 24 मंजिल चढ़ता हूँ, और हमेशा अपने घर पे जो 6वीं मंजिल पर है हमेशा सीढ़ियों से ही आता हूँ, यदि मेरे हाथ में कोई भारी वजनदार वस्तु नहीं है तो आप मेरे को इस तरह से फॉलो मत कीजिए। आप अपना धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज की प्रक्रिया को बढ़ाएं, और जैसे कि कहते हैं ना, मैराथन एक दिन में नहीं दौड़ी जाती है। मैराथन की ट्रेनिंग में लगभग 6 महीने से लेके 1 साल लगता है, और उसके बाद कोई भी दौड़ सकता है यदि उसको बीमारी नहीं है तो। लेकिन आपके लिए सलाह ये है कि यदि आपको चेस्ट में पेन होता है 200-300 गज दौड़ने के बाद, तो अभी आप दौड़ना बिल्कुल बंद करें। जब सामान्य अवस्था आ जाए तो डॉक्टर को दिखाएं, अपने टेस्ट कराएं, और उसके बाद यदि उसके अंदर बीमारी नहीं निकलती है तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करिए, आगे नहीं, एकदम से तेजी से नहीं करिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव जी, कृपया अपना प्रश्न पूछें। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ का अप्रैल 2017 में बीएमबी हुआ था, यही पीजीआई से ही हुआ था। तो इस समय उनको इंजेक्शन लगता है पेनिड्योर का हर 21 दिन पे, तो क्या वो कोरोना की वैक्सीन लगवा सकती हैं? बिल्कुल लगवा सकती हैं, बिल्कुल लगवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी उम्र यदि 40 साल हो चुकी है, 40 से ऊपर हो चुकी है, तो उनको पेनिड्योरा का इंजेक्शन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, एज उनकी अभी 30 है। हाँ, तो फिर उनको 10 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, लगवाना पड़ेगा। लेकिन वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और ही, कभी कभी जैसे ये इंड्राल 10 mg ले रही है बीपी की टेबलेट, कभी कभी जैसे ये होता है कि इनका बीपी एकदम से इंक्रीज कर जाता है, 164/114 हो जाता है, तो उस दौरान फिर ये तो ये डबल डोज ले लेती है तो थोड़ा कंट्रोल होता है। क्या दवा चेंज करने की जरूरत है इस समय इनको? उसका सही जो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के आधार पे जो भी आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो उनसे ज़रूर चर्चा करें, है ना। मैं तो इन सब मैं तो फाइनल कॉमन पाथवे जो होता है वहाँ पे हूँ। जब ये सारी समस्या दवाइयों से इलाज नहीं हो पाता तब मेरा काम शुरू होता है ऑपरेशन करने का, तो कार्डियोलॉजिस्ट आपको अच्छे से मदद कर पाएगा। जी देव अरोड़ा जी अपना सवाल पूछें। सभी लोग जल्दी जल्दी सवाल पूछेंगे तो हो पाएगा। देव अरोड़ा जी, माइक अनम्यूट करें, 3 सवाल और लिए जाएंगे। ठीक है, रंजीत समैयर जी, कृपया अपना सवाल पूछें, माइक अनम्यूट कर लें। गुड आफ्टरनून सर, मैं रंजीत बोल रहा हूँ सर। मैं पिछले बार कोविड पॉजिटिव हुआ था और उसके बाद 2 बार मैंने वैक्सीन दोनों डोज ले लिया, फिर इस बार फिर भी मैं कोविड पॉजिटिव हो गया। उसके बाद से मेरी एंजाइटी का प्रॉब्लम बना हुआ है और मेरा पल्स रेट हमेशा अक्सर 100+ रहता है, और मैंने ईसीजी भी करवाया, वो भी लगभग ठीक ही है, बट प्रॉब्लम बना हुआ है। तो क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि कभी कभी चेस्ट में भारीपन होता है और पल्स रेट हमेशा बढ़ा रहता है। कोविड के कारण बहुत सारे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों ही चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। ये इसका कारण है एक अप्रत्याशित भय, और जहाँ तक यदि आपका ईसीजी नॉर्मल है तो मेरे लिए आपके लिए सलाह ये होगी कि आप सुबह शाम एक 10 से 15 मिनट तक, है ना, अनुलोम विलोम वाला जो प्राणायाम है वो शांत तरीके से बैठ के, है ना, खुले में सवेरे और शाम को करें, और थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करें। मेडिटेशन करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ, और वो बड़ा सिंपल है कि सामान्य तौर पे किसी भी व्यक्ति के लिए ध्यान करना इतना आसान नहीं होता है। तो आप सिर्फ एक काम करें कि लगभग 100, 200, 300 बार केवल ओम बोलें, और ओम में भी ना आ, ऊ और मा तीनों ध्वनियों का समावेश करें। उससे क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे, और साथ ही में ओम के बारे में हम वैज्ञानिक तौर पे ये सिद्ध कर चुके हैं अपनी रिसर्चेस में कि उसका प्रभाव मन में एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में ही बहुत लाभकारी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। थैंक यू सर। आवाज नहीं आ रही जी। देव जी अपना सवाल पूछे। देव अरोड़ा जी,
जी सवाल देव अरोड़ा जी का यदि समय लगता देव है। अरोड़ा जी नहीं है तो शैलेंद्र जी का सवाल है। शैलेंद्र गुप्ता जी कृपया सवाल पूछिए। शैलेंद्र गुप्ता जी अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो सर, आवाज आ रही? सर नमस्कार। बिल्कुल, हाँ नमस्कार। सर मैं अभी कोविड पॉजिटिव हुआ था और अभी खैर निगेटिव भी हो गया हूँ। तो बीच में मेरा जो है ब्लड प्रेशर जो है फ्लक्चुएट करता था, हाई हो जाता था अक्सर जो है सर। तो अभी एम्लोडिपिन मैं लेता हूँ एक जो है डेली, तो अभी तो ठीक रहता है। लेकिन बस इधर 3-4 दिन से शुगर सा आ गया, शुगर जो है काफी हाई रहने लगा है। तो क्या शुगर भी हाई हो जाता है क्या सर? हाँ बिल्कुल हो जाता है। कोविड के दौरान आपको स्टेरॉइड दिए गए होंगे और ये स्टेरॉइड जो होते हैं यदि आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और यदि आपको डायबिटीज नहीं है और आप प्री डायबिटिक हैं, और आपको देख के मैं कह सकता हूँ कि आप प्री डायबिटिक हैं, राइट सर, है ना, राइट तो सर, मैं आपको देख के बता सकता हूँ। जी तो सर, जी सर। आप प्री डायबिटिक लोगों को वो डायबिटीज प्रेसिपिटेट भी कर देता है। अच्छा, तो अच्छा। आपके लिए सलाह यही होगी कि आप किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखा के अपना रेगुलर टेस्ट कराएं। एक टेस्ट बताता हूँ, HbA1c। HbA1c, यस सर, यस सर। है ना, ये जरूर कराएं हर 3 महीने पे। तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपकी डायबिटीज धीरे धीरे कम हो रही है या बढ़ रही है। और मिठाई का प्रयोग तो पूरी तरह से बंद करना ही होगा। अच्छा, अच्छा। हर वो चीज बंद करनी होगी जिसमें शुगर है, वो मैं देख के बता रहा हूँ। आप खाते हैं खूब मजे से, और खास तौर पर रात को ज्यादा खाते हैं। सही कह रहे हैं सर, शायद ऐसे ही। जी, नहीं तो एकदम तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा स्वाद पे। राइट सर। और सर मेरा जो है निमोनिया का पैच भी आया था, मैंने CT स्कैन भी कराया था, तो कोरट्स 1 आया हुआ था। तो मैंने 1 हफ्ता फेविफ्लू भी डॉक्टर साहब के कहने से लिया था। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो है, फिर उसके पहले तो स्टेरॉइड 16 mg दिया हुआ था, फिर उसके बाद 4 mg 3 दिन, और फिर उसको और टेपर किया हुआ था। तो ये इस वीक में लगभग ये खत्म हो रही है सर, आज से शायद खत्म हो जाएगी सर। इस स्टेरॉइड का असर लगभग 4 से लेके कभी कभी 8 हफ्ते तक रहता है। तो इसलिए सिर्फ मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। आपको मॉनिटरिंग कीजिए, थोड़ा सा अपने जीवन शैली को सुधारिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 6 महीने बाद आप मुझे फोन पे बात करिएगा, आप स्वस्थ हो चुके होंगे। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। देव अरोड़ा जी सबके प्रश्न हो गए भाई साहब? देव जी का शायद आवाज नहीं आ पा रही है। एक आलोक जी प्रश्न है त्रिभुवन भाई साहब का है, अगर वो जुड़े हैं तो, और अगर नहीं जुड़े हैं तो प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, त्रिभुवन जी अपने उनके लड़के हैं अतुल भारद्वाज, शायद वो भी जुड़ना था उनको US से। मुझे लगता है कि जुड़ पाए नहीं जुड़ पाए। अतुल भारद्वाज ओ भाई साहब, हाँ तो त्रिभुवन जी आ गए। हाँ मैं हूँ भैया। हाँ तो पूछिए। उसमें डॉक्टर साहब ऐसा है, हमारे बेटे के 1,08,000 से लेके 1,17,000 तक ही प्लेटलेट हो पाते हैं। तो उसमें वहाँ डिजीज ये बताया है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। हाँ, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा पीनिया ये है। तो कह रहे हैं अब इसमें बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बॉडी अपने आप, अगर आप प्लेटलेट चढ़वा भी लेंगे तो वो मर जाएंगे, वो आपस में लड़के ही मर जाएंगे। तो वहां तो हाथ खड़े कर दिए कि आप का अब और प्लेटलेट नहीं बढ़ पाएंगे। क्या है डॉक्टर साहब, ये इंडिया में कुछ है इलाज इसका? जी नहीं, ये एक वंशानुगत बीमारी है और इसका इलाज जो है सिर्फ यदि वो 20,000 से कम हो जाए कभी प्लेटलेट, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन ही है। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। कभी कभी बहुत विकट परिस्थितियों में हम डॉक्टर्स स्टेरॉइड देके उसका इलाज करते हैं, लेकिन यदि कोई ये सोचे कि इसका कोई परमानेंट इलाज है तो संभव है। तो ये किसी तरह से व्यायाम, योग, वैसे वो फिजिकली ही स्ट्रांग व्यायाम करते हैं और पर्वत पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन प्लेटलेट नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि 1,00,000 प्लेटलेट कोई बहुत कम भी नहीं है, खतरनाक स्थिति नहीं है, लेकिन चूंकि उनको इडियोपैथिक परप्यूरा है
तो उसके अंदर ये एक कहना चाहिए कि एक तरह से एक सामान्य अवस्था है, लेकिन कभी कभी असामान्य भी हो जाती है, तब उस समय इलाज की आवश्यकता पड़ती है। उनको सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा, आप बताइएगा, कि वो अपने ऐसा काम कोई ना करे जिसमें उनको चोट ज्यादा लगने की संभावना। अच्छा अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब जी। मतलब ब्लीडिंग के उसमें ब्लीडिंग का चक्कर रहेगा, हो सकता है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। देव अरोड़ा जी, आप अपना सवाल पूछ लें। लगता है वो है नहीं। अरे आलोक जी, पूछा जी रामकुमार जी भाई साहब, इसको समापन करिए, 5:45 बज रहा है भाई साहब। ठीक भाई साहब, मेरा अनुरोध है, क्योंकि बीच में 10-15 मिनट का ही टाइम है, हम लोगों का कार्यक्रम राइट टाइम शुरू होगा, और श्रद्धांजलि कार्यक्रम करा दीजिए बस अब। जैसा अभी सूचना मिली आपको और सबको सूचित पहले से होगा ही कि डॉक्टर के अग्रवाल जी आज हमारे बीच में नहीं है, एक वरिष्ठ चिकित्सक, और जब से कोविड का काल शुरू हुआ तब से हमको लगता है कि जो लोग उनको नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनके इतने यूट्यूब पे वीडियोस पॉपुलर हुए, उन्होंने जो है लगातार लोगों को जो है बताने का कोशिश किया और सबके सुख दुख में सहभागी रहे। मेरा जब पिछली बार हम लोग, हमारा पूरा परिवार कोविड संक्रमित था, तो हम भी उनसे संपर्क करने में हमको भी एक मौका मिला, जिसमें कि उन्होंने हमारे रिपोर्ट्स देखे, हम लोगों को गाइडलाइन दी कि क्या करना है आगे बचने के लिए, कैसे ठीक होना है। और भाई साहब, डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हम लोगों के मन में डर इस बात को लगने लगता है कि जब ऐसे जानकार लोग, ऐसे सक्षम लोग और सब कुछ संपन्न लोग ये जब कोरोना के काल के ग्रास में चले जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है। जब से ये खबर सुने हैं हम लोग, तब से मन थोड़ा सा बेचैन भी था और अच्छा नहीं लग रहा था। हमारी श्रीमती जी तो बल्कि उनको, हमको लगता है ये खबर सुनकर थोड़ा उनको तबीयत, उनका फीवर बढ़ गया। तो वाकई में ये बहुत ही दुख भरी खबर है। हम लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर के अग्रवाल साहब की स्मृति में 2 शब्द बोलें और फिर हम लोग कार्यक्रम का समापन करें। श्री के अग्रवाल साहब को मैं काफी समय से जानता था। जब मैं दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था, तब मेरा घर जो है वो मूलचंद अस्पताल के पास था और उस समय मूलचंद में थे, तो एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। के अग्रवाल साहब एक असामान्य व्यक्ति थे और सबसे बड़ी बात ये थी उनकी, मैंने जो उनकी पर्सनालिटी में जो नोटिस की थी, कि वो सबके लिए हमेशा बड़े सुलभ रहते थे। किसी भी समय आप उनके पास जाइए या उनसे बात कीजिए तो वो हमेशा अवेलेबल रहते थे और हमेशा हर एक की मदद करने की कोशिश भी करते थे। आज सवेरे भी जब वो दिवंगत हुए, तब मेरे को सबसे पहले गूगल के माध्यम से सूचना मिली और मैंने उसको शेयर किया अपने फेसबुक पे। मैं जानता हूँ कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो किसी छोटे बड़े, पढ़े लिखे, ना पढ़े लिखे, संपन्न, निर्धन, किसी में कोई भेद नहीं करता। अब क्या कारण रहा, उनको क्या कोई कोमॉर्बिडिटीज रही उनकी उम्र के हिसाब से, या कि उनके इलाज में कुछ देरी हो गई, कि वो इतने व्यस्त फिजिशियन थे, क्या उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम जो चीज़ जानते हैं वो ये कि हमने अपने बीच से एक बहुत ही अप्रत्याशित समाज सेवक को खो दिया, जो कि एक डॉक्टर भी था। और वो डॉक्टर ही नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि युगों युगों में बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है कि वो लाखों करोड़ों घरों में अपनी पहुंच बना पाता है, और वो भी सकारात्मक रूप में। तो मैं समझता हूँ कि के अग्रवाल साहब का जाना हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी एक बहुत ही दुख का विषय है। और आप सबों के साथ में मैं खुद भी अपने परिवार की ओर से भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा
कि वो उनके परिवार को इस बहुत ही दुखद परिस्थिति में संबल प्रदान करे और श्री के अग्रवाल जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हरिओम। प्रफुल्ल जी, आप सुन पा रहे होंगे। कार्यक्रम को समापन करने के लिए आपसे मेरा निवेदन है। प्रफुल्ल जी। धन्यवाद डॉक्टर राम कुमार जी, और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के बीच आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, और जो भी चीजें थी जो लोगों के मन में शंकाएं थी, खासतौर से हार्ट के पेशेंट्स को, उसको दूर करने के लिए। और एक चीज डॉक्टर साहब ने बहुत स्पष्ट किया है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपनी प्राकृतिक चीजों पे ही आपको ध्यान देना है। हमारे प्राकृतिक चीजें जो उपलब्ध हैं, भोजन में भी उन्हीं को जरूरत से ज्यादा शामिल करना है, और समाज में, परिवार में कहीं भी कुछ योगदान देने के लिए सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। और इस काल में स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पर डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना वक्तव्य दिया है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही इस नाउमीदी के समय में एक आशा की किरण जगाई है, और वो ये है कि डॉक्टर साहब का ये कहना कि अगले महीने 15 तारीख तक सारी चिकित्सक सेवाएं सामान्य हो जाएंगी, यह एक बहुत बड़ी आशा की किरण है। क्योंकि हम लोग उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने अपने अनुभवों पे, अपने एक्सपीरियंस और अपने अगल बगल में घट रही घटनाओं के बीच से देखा है। तो ये एक बहुत बड़ी, मुझे लग रहा है कि आज के इस पूरे प्रोग्राम में, पूरे सेशन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन लेके हर लोग जाएंगे कि अब यह विपदा की घड़ी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे रोज के न्यूज़पेपर से पता चल रहा है या न्यूज से भी पता चल रहा है। और डॉक्टर साहब के हिसाब से अगर 1 महीने की बात है तो सब लोग घर पे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और ये विपदा की घड़ी खत्म होगी और हम लोग फिर स्वस्थ होके पुराने दिनचर्या में लौटेंगे। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और हम लोगों के बीच हम लोगों की जो शंकाएं थी उसका समाधान करने के लिए। और मुझे लगता है कि इसके साथ कोरोना से तो लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे, एक हर आदमी के अंदर एक नई जीवन शैली डेवलप होगी कि अगर हमारी उम्र 40 साल है, हमारी उम्र 35 साल है, तो हम 100 मंजिला नहीं चढ़ सकते हैं, तो कम से कम 1 मंजिले से शुरुआत तो करें, ताकि हम धीरे धीरे 100 मंजिल पहुंच के और अपने आप को स्वस्थ रख सकें, ताकि हम देश को और समाज को और परिवार को मदद कर सकें आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी की ओर से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जिस सरलता और सहजता के साथ में यहाँ आना स्वीकार किया, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। सेवा भारती की टीम, विश्व संवाद केंद्र की टीम और मंगलमान अभियान की जो पूरी टीम है, ये आपको सादर नमन करती है। और मैं सबके लिए सूचना भी देना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने आज जो कुछ भी बातें बताई हैं, ये विश्व संवाद केंद्र के फेसबुक पेज पर लाइव भी हुआ है। तो जो यहाँ पे नहीं सुन पाए या जो कुछ और दोबारा सुनना चाहें, वो वहां पर भी जाके देख सकते हैं। और साथ ही मंगलमान अभियान की जो वेबसाइट है mangalman.in, उसके ऊपर भी इसका जो पूरा रिकॉर्डेड वर्जन होगा वो अवेलेबल रहेगा। और डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उसका पूरा स्क्रिप्ट भी उसके ऊपर रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से हम लोगों को बहुत ही लाभ हुआ है, सबको लाभ हुआ है। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो कार्यक्रम है अभी 6 बजे से प्रारंभ होने वाला है, डॉक्टर साहब को हम सुनना चाहते हैं, तो वहां पर भी उपलब्ध होंगे। और मैं यहाँ पे सुनील भाई साहब हैं, अगर वो उसकी थोड़ी सूचना दे दें तो बेहतर होगा। भाई साहब उसका लिंक भी उपलब्ध करा दीजिए। हाँ, मैं अभी भेज दूंगा सभी को। मैं अभी भाई साहब से लिंक लेकर मैं सभी को भेज देता हूँ। ठीक है, सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब आपका प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चला जाए।